दोस्तों, नैनी का रहने वाला सुरेश अपनी पत्नी और अपनी सास को लेकर कुंभ में स्नान कराने के लिए ले जा रहा होता है। अभी वह लोग कुछ ही दूर पहुंचे होते हैं कि उसकी पत्नी की पेट से रहती है परसों पीड़ा शुरू हो जाती है। अब ऐसे में राजेश अपने बड़े भैया को फ़ोन करता है। उसका पूरा परिवार आता है और फिर वह राजेश की धर्मपत्नी को लेकर लीलावती हॉस्पिटल जाते हैं। अब इधर अपनी 65 वर्ष सास नीलमा को लेकर के आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ की ओर चल पड़ता है। वो लोग 7 साढ़े 7 बजे तक कुंभ पहुंच जाते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो लोग स्नान नहीं कर पाते हैं। इसके बाद नीलमा और राजेश कांटे वाले बाबा का दर्शन करने के लिए उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। जैसे ही कांटे वाले बाबा नीलमा और राजेश को देखते हैं तो उन पर गुस्सा नहीं बल्कि नर्म स्वभाव से उन्हें अपनी कुटिया में आश्रम देते हैं। 1 घंटे तक नीलमा और राजेश बाबा से बातचीत करते रहते हैं। बाबा नीलमा और राजेश को आशीर्वाद देते हैं। अब घोर अंधेरा हो रहा होता है। रात का 8 बज जाता है। राजेश अपनी सास को लेकर के चौक चला आता है। वो लोग चौक में स्वादिष्ट भोजन करते हैं। खाना खाने के बाद राजेश नैनी वापस नहीं लौटता है। वह अपनी सास से कहता है कि सुबह 4 बजे हम लोग स्नान करने जाएंगे, इसलिए वह चौक में एक कमरा ले लेता है। सास जी ने कोई एतराज़ नहीं होता है क्योंकि वह उनका दामाद रहता है। अब ऐसे में दोनों एक ही कमरे में सो रहे होते हैं। रात का जब 1 बजता है तो 65 वर्ष नीलमा जिन्हें दोबारा से भूख लग जाती है। अब क्योंकि इलाहाबाद का चौक है, पूरी रात दुकानें खुली रहती है। अब ऐसे में सास और दामाद दोनों बाहर जाते हैं। दोबारा खा पी करके होटल वापस लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही वो होटल में पहुंचते हैं तो उनका सामान चोरी हो जाता है। अब राजेश और नीलमा को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि बैग में 2500 रुपये थे, कपड़ा था। ऐसे में सब चोरी हो गया है। राजेश और नीलमा को, जिन्हें पूरी रात नींद नहीं आती है, वह करे तो क्या करे। अब ऐसे में दामाद और सास दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दामाद जिसकी अपने सास पर नियत बिगड़ जाती है क्योंकि जैसे उसके साथ टॉयलेट जाती है उसमें अंग्रेजी टॉयलेट रहता है, वो गिर जाती है। ऐसे में उनकी पूरी साड़ी भीग जाती है। अब कपड़ा भी नहीं है उसके पास, सामान चोरी हो गया है, बदले तो क्या बदले। इसलिए सास केवल होटल की चादर लपेटकर कमरे में बैठी रहती है। ठंडी समय चल रहा होता है, ठंड से कांप रही होती है। लेकिन अब सुबह होने का इंतज़ार हो रहा होता है, तभी आगे कुछ हो पाएगा। इधर दामाद जिसकी अपनी सास पर नियत बिगड़ जाती है, उसके बाद वो अपनी सास की तारीफ़ें करने लगता है और कहता है कि वो तो बुढ़ापे में भी गजब ठहरी तो अम्मा ठहरी। अगर वो उनसे पहले मिली होती तो वो उनकी बेटी से शादी करने के बजाय उनसे ही शादी कर लेता। अब जैसे ही नीलमा अपनी इतनी तारीफ़ सुनती है तो वह अपने दामाद से फूले नहीं समाती है क्योंकि नीलमा जिनके पति का कई वर्ष पूर्व देहांत हो चुका था। राजेश नीलमा को किस कर लेता है। नीलमा समझ जाती है क्योंकि इतने सालों में किसी भी ने उसके साथ सब कुछ नहीं किया था। वो अपने दामाद से कहने लगती है, दामाद जी आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आपकी शादी हमारी बेटी से हुई है। दामाद अपने साथ नीलमा को चुटकियों काटते हुए कहता है, भले ही आपकी शादी हमारी बेटी से हुई है तो क्या, लेकिन सुंदरता में तो आप अपनी बेटी को पीछे छोड़ दे रही हैं। अब जैसे नीलमा यह सुनती है तो वह अपने दामाद पर अपना सर रख देती है। अब क्या था, राजेश को तो मनोबल मिल गया। वह अपनी सास को दोबारा किस कर देता है। इसके बाद सास खुद को रोक नहीं पाती, वह अपने दामाद का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही दामाद का वो अपने हाथ पकड़ाती है, दामाद अपना स्वयं खो देता है और इसके बाद सास और दामाद दोनों में संबंध बनाते हैं। दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ यही सब कुछ करते हैं। सुबह हो जाती है, दोनों यह भूल जाते हैं कि वो नैनी से यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, स्नान करने आए हैं। दोनों की नींद 10 साढ़े 10 बजे खुलती है। जैसे ही खुलती है तो दोनों के शरीर पर कुछ भी नहीं रहता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जैसे सास और दामाद की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है, जिनके शरीर पर कुछ भी नहीं रहता, तो दोनों असमंजस महसूस करते हैं और फिर नशा उनका उतर चुका था। वह शर्मिंदा होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, क्या अनर्थ हो गया, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं। इसके बाद बिना नहाए वह सब नैनी के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही घर आते हैं, इधर पत्नी भी राजेश की आ चुकी थी। राजेश अपनी पत्नी से ज़्यादा खुश नहीं रहता है, क्योंकि उसके मन में तो केवल उसकी सास रानी होती है। अपनी सास से तो वादा कर देता है कि आज के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ यह सब कुछ नहीं करेंगे और यह राज केवल होटल के कैमरे तक ही रहेगा। लेकिन राजेश अपने आप को रोक नहीं पाता है। रात के 1 बजे वह छुप छुपा करके अपनी सास के कमरे में चला जाता है। इधर सास भी अपने दामाद के लिए तड़प रही होती है। जैसे ही वो अपने दामाद को देखती है तो उससे लिपट जाती है। दामाद और सास फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। अब दोनों का यह रोज का हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ यही सब कुछ करते हैं। लेकिन एक दिन जेठानी देख लेती है। अब जैसे जेठानी अपनी नंद को और राजेश को सब कुछ करता हुआ देखती है तो वो राजेश और रागिनी से कहती है कि वो उसकी पत्नी को सब कुछ बता देगी। जैसे ही राजेश ये सुनता है तो उसके हाथ जोड़ने लगता है, लेकिन शांति राजेश की और रागिनी की एक भी नहीं सुनती। इसके बाद वो हल्ला करने लगती है तो शराबा सुन के रागिनी की बेटी रिंकी भी झांक जाती है। अब जैसे उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसके पति के साथ संबंध बनाती है और उसका पति हर रात उसकी माँ के कमरे में जाता है। अब जैसे ही उसे पता चलता है तो वह रोने लगती है, लेकिन वह क्या करती है, क्योंकि वो अपने पति को छोड़ नहीं सकती। उसके कई बच्चे रिंकी अपने पति राजेश को बहुत समझाती है, लेकिन राजेश अपनी पत्नी रिंकी की एक भी नहीं सुनता, क्योंकि वह जानता था रिंकी मजबूर है। इसलिए वह लगातार अपनी सास के साथ यह सब कुछ कर रहा होता है। यहाँ सास अपनी ही बेटी के पति के साथ इतनी गंदी हरकत करती है। रिंकी अपनी माँ से और अपने पति से थक जाती है, इसलिए वह अपने माँ का और अपने पति का घर छोड़ के वहाँ से चली जाती है। रिंकी कहाँ गई, किस हाल में है, या किसी को नहीं पता दोस्तों। लेकिन अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं कि रिंकी कहाँ है, उसका क्या हुआ, और उसके पति राजेश और उसकी माँ रागिनी का वो दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ, अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमें आपके लिए पार्ट 2 ला सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना होगा। तो चलिए फिर चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।